चाह रहा है कि हम तुम्हें पीट दें, ठीक है, हमको शक होगा कि तू छेड़छाड़ कर रहा है तो हम पीट देंगे आकर। बैठ, हो गया ना? चल बैठो। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अपने प्योर मैकेनिक्स की बात काफ़ी अच्छे से करा हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने जहाँ तक रोटेशनल के ऊपर खूब ढेर सारी बात करी और उसको हमने द एंड करा, ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम करे, ठीक है। बस हमें रह गए हैं जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। तो एक दिन उठाएंगे जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन, क्या करेंगे, लगा देंगे। सामने लगा रहे हो कि नहीं जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन? नहीं लग रहे हैं? रोटेशनल में डाउट आ रहा है? लास्ट मैंने एक और इक्वेशन उसका छोड़ दिया है, जो मैंने वही हिस्सा से क्वेश्चन जो पीछे से, क्योंकि सबसे अधिक मैं बताता हूँ वहाँ पर आपको क्वेश्चन करें। अभी तक से रोटेशनल के ऊपर जितने भी आईआईटी क्वेश्चन पूछा है वो 2 चैप्टर पूछा है। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, दूसरा टॉर्क पर। और जो रोलिंग है ना, आज का जो हमारा सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी क्या है, यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे उन मैकेनिक्स के ऊपर जहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे, ठीक है। यानी कि मैं मैकेनिक्स को अपने नज़रिए से मैं 2 तरह से बंटवारा कर रहा हूँ। एक वो जो क्या मैं बोलता हूँ सिंपल मैकेनिक्स, एक वो जहाँ मैं बोलता हूँ प्योर मैकेनिक्स। प्योर मैकेनिक्स मैंने चैप्टर जो इंक्लूड करा हुआ है वो ये करा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक्स इस समय, तो मैकेनिक्स को मैंने 2 तरह से बंटवारा करा। एक सिंपल मैकेनिक्स, हालांकि ये मेरा मानना है, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्योर मैकेनिक्स। प्योर मैकेनिक्स, पहले सिंपल मैकेनिक्स में हम जो बात करेंगे, सिंपल मैकेनिक्स में हम जो बात करेंगे वो क्या कितनी बात करा हमने, वेक्टर बात करा, वेक्टर के बाद हमने काइनेमेटिक्स बात करा, काइनेमेटिक्स, उसके बाद हमने बात करा एनएलएम बात करा हमने, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हमने फ्रिक्शन बात करा, उसके बाद हमने सीएमओ बात करा, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी हमने बात करा, वर्क पावर एनर्जी बात करा, उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल बात करा, ठीक है, उसके बाद हमने रोटेशनल बात करा। ये हमारे इतने जो चैप्टर हमने बात कर लिया। अच्छा, इसमें मैंने एक छोड़ दिया डायमेंशन, क्या डायमेंशन, इतना हमने चैप्टर हमारे क्या खत्म हो चुके हैं, और इतने में इसको हमने बंटवारा कराया क्या, सिंपल मैकेनिक्स में, ठीक है। अब हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है प्योर मैकेनिक्स से। प्योर मैकेनिक्स में जो आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स आएंगे, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अमेजिंग है, पर आईआईटी का सबसे नौटंकी आज क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत कम पूछा है, रेयर केस में, ठीक है, बहुत कम पूछता है। दूसरा है सर थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, थर्मोडायनेमिक्स एंड क्या है, हीट। फोर्थ क्या है सर अपना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं सिलेबस लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट फॉर द आईआईटी जेईई, मैं सिर्फ एनसीईआरटी कंटेंट को कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्या है अपना सर, थर्ड क्या है, ये हमारा क्या हो गया, हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हीट हो गया, और हो गया अपना एसएचएम, उसके बाद साउंड वेव, उसके बाद सर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 12th में बात करेंगे, बस यहीं तक हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ये हमारा प्योर मैकेनिक्स है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने इसमें जितना पढ़ा, अगर मान लेते हैं सपोज अगर 11 से 12 क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अगर बनाए जा रहे थे, इतने क्वेश्चन को मिलाकर नियर अबाउट जो एवरेज जेई का जो रेशियो रहा है वो 4 से 5 वेटेज रहता है इसका। इतने चैप्टर से वो नियर अबाउट 4 से 5 वेटेज रहता है उसका। अब 6 से 7 वेटेज क्या होता है, सिर्फ इनसे होता है। नीट में तो काफ़ी ज़्यादा इससे पूछ देता है। सोचिए 4 से 5 वेटेज इधर होता है और 6 से 7 वेटेज क्या होता है, इनसे होता है जेईई मेंस का। ये जेईई मेंस का मैं रेशियो बता रहा हूँ। जेईई मेंस का जो वेटेज होता है सबसे अधिक नंबर सब क्वेश्चन का, वो इधर होता है 6 से 7 वेटेज, और इधर क्या होता है अपना 4 से 5 वेटेज। तो अब हम लोग इसको बहुत बारीकी से, बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड तक हमने स्टडी करा, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर मैंने एडवांस के पार्ट को छोड़ दिया, क्योंकि एडवांस के लिए क्योंकि एडवांस का मैंने टॉपिक नहीं डाला था, क्योंकि चैप्टर में टॉपिक्स कुछ आएंगे जो एडवांस के लिए प्रीफर हैं, मैंने उनको नहीं इंक्लूड करा क्योंकि समय कम हमारे पास है। लेकिन जब आप मेंस को लिख कर आएंगे, जब उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जब आप सिलेक्शन दोगे मुझे, तो मैं एडवांस के लिए 1 महीना बुलाकर बस आपको, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना नहीं, बस हमको इस पर नंबर से प्रॉब्लम लगा देना एडवांस लेवल के, और जो छूट गए हैं उनको मैं कवर अप कर दूँगा। हम बात करते हैं मैकेनिक्स, प्योर मैकेनिक्स में। प्योर मैकेनिक्स मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मैकेनिक्स में, और इस मैकेनिक्स काफ़ी मेरे लिए अच्छा है। अब इसमें हम बात करेंगे 2 तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसमें हम एडवांस लेवल तक बात करेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल पढ़ने के लायक ही ये चैप्टर है। अगर हम इसमें एडवांस लेवल पढ़कर नहीं गए तो जेईई मेंस क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल रहता है। तो हम इसको आईआईटी एडवांस तक भी बात करेंगे, मेंस तक ही नहीं रह जाएंगे, एडवांस तक बात करेंगे। एडवांस के कंटेंट, एडवांस के प्रॉब्लम बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के यहाँ तक कमियों को देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी किन किन कंटेंट को कैसे कैसे कवर अप करता है, क्या क्या लिखता है, तो हम उसको भी अलग से हटते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिप्थ फिजिक्स में नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्थ में नहीं जाएंगे, कि हमारा रिसर्चर फील्ड तो होने वाला नहीं है। हालांकि ये सारी चैप्टर रिसर्च की फील्ड के हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एसएचएम हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, रिसर्च की चीज़ें हैं। लोग यहाँ से पीएचडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो रिसर्च हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना डिप्थ में चले जाएंगे कि एडवांस आपका आपसे बनने लग जाए,
ठीक है। तो अगर हम डिप्थ में जाएंगे तो हम बहुत सारे एनसीईआरटी के बहुत सारे उन की पॉइंट को हम गलत भी करते चलेंगे कि ये चीज़ें अगर मैं डिप्थ में चल रहा हूँ तो ये एनसीईआरटी की लिखी गई बातें क्या है इसके रिगार्डिंग गलत है, ठीक है। हम लोग बार के समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अमेजिंग, बहुत सुंदर चैप्टर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं काफ़ी फेमस। तो हमारा आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, एसएचएम। एसएचएम बहुत लोगों को टफ लगता है, बहुत लोगों को टफ नहीं लगता है, लेकिन जहाँ मेरे तक मानना है अगर जिसको मैंने एनएलएम जिस अंदाज में पढ़ाया है, अगर उस अंदाज में अगर एनएलएम मैंने ट्रिक टेक्निक, क्योंकि मुझे पता है कि एनएलएम में क्वेश्चन बहुत कम बनाए जा रहे थे, शायद अब 2019 से क्वेश्चन एनएलएम पर बनाया जा रहा था, नहीं तो मुझे 8 साल के बाद एनएलएम पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मुझे लगता है कि 2009 में एनएलएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो वर्क पावर एनर्जी में इंक्लूड करके पूछा गया था, वो भी उसमें घुसेर कर पूछा था। उसके बाद सीधे 7 साल के बाद एनएलएम के प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट लोग किए हैं, 7 साल के बाद एनएलएम में क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन मुझे जहाँ तक एनएलएम में लोग टीचर पुल्ली पढ़ाकर परेशान कर देते हैं और ज़्यादा पुल्ली में घिर जाते हैं, लेकिन मैं पुल्ली की बात करा तो मैंने बोला कि 2 दिन 1 दिन का पुल्ली काम है, 1 दिन मैंने कैसा हूँ दुनिया का पुल्ली हो उसको ट्रिकली विद कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो इजीली विदाउट एनी फॉर्मूला एनी मेथड, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। मैंने कंसेप्चुअली उस पर बात करा हुआ है, ठीक है। अब जिसको मैंने वो टेक्निक वहाँ पर बताया है वहाँ पर भी एसएम उसी अंदाज में खत्म होना, क्योंकि एसएम में भी जितने हमने मैकेनिक्स के जितने भी सारे पार्ट को हमने कवर अप करा उन सभी चीज़ को हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एसएम में कौन कौन लोग आएंगे हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एसएम में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को मिटा देता हूँ और जिसको लिखना है वो लिख लो कि क्या क्या हम लोगों ने खत्म करा और किसकी बातें अब करनी है, ठीक है। तो हम इसमें हर स्टैंडर्ड को उठाएंगे, 0 लेवल से लेकर नीट लेवल, IIT लेवल, क्योंकि अगर नीट वाले इसको लेक्चर को देख रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा सफिशिएंट वाला है, नीट वालों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा मोस्ट सफिशिएंट होने लगे क्योंकि उनके लिए तो एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो अपना कंटेंट जो है एसएचएम, हम बात करते हैं एसएचएम के ऊपर। एसएचएम के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले एसएचएम में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे फोकस करने वाली पॉइंट अब स्टार्ट होने वाली है जो हमें अभी देखना है। एसएचएम की बात करते हैं, एसएचएम में कौन कौन लोग आएंगे, ध्यान दीजिए एसएचएम में कौन कौन लोग आएंगे। तो मैं पहले बता देता हूं, अगर आपका एक चैप्टर बहुत अगर कमजोर है तो एसएचएम इसीलिए आपको खराब लगता है। एसएचएम क्यों टफ लगता है मैं इसके ऊपर बात करता हूं, क्योंकि एसएचएम जो है वो कोई पार्टिकुलर एक कंटेंट को कवर अप नहीं करता है, वो मिक्सर कंटेंट को लेकर खुद को क्या करता है, बूस्टअप करा हुआ है, मजबूत बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन लोग आएंगे, इसमें देखिए एसएचएम में पहले तो आपका एनएलएम आएगा, एसएचएम में आपका फ्रिक्शन भी आ जाएगा, एसएचएम में आपका सीएमओ आ जाएगा, एसएचएम में आपका रोटेशन आ जाएगा, एसएचएम में रोटेशन आ जाएगा, एसएचएम में आपका वर्क पावर एनर्जी भी आ जाएगा। इन 4 से 5 चैप्टर को लेकर एसएचएम क्या है सर बनता है। इसका मतलब आपने जितने को स्टडी करा हुआ है उन सभी को एसएचएम क्या करता है अपने में समेटे हुए है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एसएचएम को आपको पढ़ा दिया तो बस एसएचएम में एसएचएम सोचना है, क्योंकि एसएचएम में उन सभी सिचुएशन को हम क्रिएट कर सकते हैं कि एसएचएम में देखिए क्या लिखा गया है सर, लास्ट में एम फॉर मोशन होगा, मैं फुल फॉर्म लिखूंगा। एसएचएम मतलब सिंपल, एच फॉर मतलब हार्मोनिक, एम मतलब मोशन होता है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिज्म में मोशन की खूब ढेर सारी बात करी। अब जब ढेर सारी बात करी क्लासिकल मैकेनिज्म हम लोगों ने मोशन की, तो उसमें जितने भी हम तरह से मोशन कराया, या तो हमने क्या कराया रोटेशन मोशन कराया राइट नाउ, या तो हमने सर्कुलर मोशन कराया, या तो हमने क्या कराया स्ट्रेट वाला मोशन कराया, जैसा जैसा हमने मोशन कराया, पुल्ली प्रॉब्लम मोशन कराया, जितने टाइप्स के हमने मोशन कराया सभी टाइप्स के मोशन इसमें क्या होंगे इंक्लूड हो गए। इसीलिए एडवांस इसे क्या होता है टफ कर देता है, लेकिन टफ होगा नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह से विजुअलाइजेशन करके चलें कि हमारे ये चैप्टर अगर मजबूत है तो हम कर पाएंगे, ठीक है। मैं इन सब से हटकर भी आपको मैं एक, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होता है कि अरे सर इतना पढ़ेंगे तब फिर एसएचएम हमको पढ़ना पड़ेगा तब मजबूत होगा, लेकिन मैं आपको बचा दूंगा। इतना चैप्टर अगर आपका कमजोर भी है तो भी मैं आपके, अगर जेईई मेंस में अगर एसएचएम में क्वेश्चन आते हैं तो विदाउट इनको, भला हल्की फुल्की इनके बारे में आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप एसएचएम के प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कर दोगे जेईई मेंस के। अगर ये भी आपके चैप्टर वीक हो गए हैं तो मेरा बस यही अहम भूमिका है कि अगर ये भी चैप्टर आपके कमजोर है तो आप एसएचएम के क्या करोगे क्वेश्चन बना लोगे आसानी से, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो एसएचएम की बात करेंगे हम लोग ढेर सारी, ठीक है। एसएचएम में और लोग कूद जाएंगे, फ्लूइड भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी है, मतलब कल्पना करना, ठीक है। अच्छा हम एसएचएम को बहुत तरह से लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर हमने स्प्रिंग को अगर क्या करा, हमने अगर एक स्प्रिंग को ऐसे से खींचा एसएचएम कराया तो बस ऐसे नहीं खींचना है, उसको हम विजुअलाइजेशन करेंगे, उसको पानी में ऐसे से खींच कर देंगे क्या हो रहा है, ठीक है। उसको डिफरेंट सिनेरियो में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या इसमें सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्योंकि अगर हमने एलोंगेशन अगर स्प्रिंग का अगर हम ऐसे कर रहे हैं वर्टिकली स्ट्रेट कुछ भी कर रहे हैं तो उसको हम लिक्विड में लाकर अगर एलोंगेशन करेंगे तो क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होंगे, हर तरह से हमें क्या करना है सोचना है, ठीक है। तो आपके दिमाग को खोल देगा ये चैप्टर, क्योंकि बहुत बारीकी से इसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ तक आई गए हैं तो हम एसएचएम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एसएचएम का थोड़ा सा फुल फॉर्म अब लिख लीजिए। एसएचएम में फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लिख लीजिए आप लोग, मेरे साथ बोलिएगा। सिंपल का स्पेलिंग आपको आता है
सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट ना। ध्यान सुनिएगा प्लीज। वो गधा सब है, वो वैसे ही उछलता ही है, उसका स्टाइलिश चलने का है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब एसएम की बात करते हैं। एसएम का हमने फुल फॉर्म लिखा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा, एसएम में हमें पढ़ना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहता है कि भाई एसएम के दो पार्ट्स हैं, एक एसएम और एक साउंड वेव। लेकिन हम लोग अपने भाषा में तीन बात करेंगे। कितनी बातें करेंगे? तीन बातें, क्योंकि सर एनसीईआरटी तो दो ही बातें लिखी है, एनसीईआरटी में देंगे तो दो ही कंटेंट है, एक क्या है एसएम है और एक क्या है साउंड वेव है, इसी के पार्ट्स हैं। लेकिन हम दो बात करेंगे। कौन सा बात करेंगे? सॉरी, हमें पढ़ना क्या है एसएम से रिलेटेड, तो हम बात करेंगे, एक एसएम पढ़ेंगे खुद, दूसरा वेव इन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, तीसरा हम लोगों ने साउंड वेव पढ़ेंगे। तीन बात हम करेंगे, ठीक है। बात समझना, पहले क्लियर होना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ अलग है और हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग है, तो हम तीन बात करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी बात, इसमें इसका फुल फॉर्म का थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। अगर हमने लिख लिया था हार्मोनिक मतलब क्या होता है, मोशन तो सबको पता है, एज ए मोशन क्या होता है, राइट नो। कोई इसमें ऐसा है जो मतलब अभी तक मोशन पहली बार सुन रहा है? कुछ लोग निकल जाएंगे ढूंढने में, ठीक है, कभी नहीं है। अच्छा, सिंपल का मतलब समझते हो सिंपल का मतलब समझते हो ना। हार्मोनिक आपके लिए नया वर्ड है। हार्मोनिक का मैं अगर बोलूँ तो देखिए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। मैं अगर रफली इसका अगर मैं मीनिंग बताऊँ, ऐसे समझ रहे हो ना, रफली अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका मतलब होता है इट्स रिपीट्स। क्या है? इट्स रिपीट, मतलब रिपीटेशन। जहाँ पर क्या हो रहा है सर? रिपीटेशन हो रहा है। बात समझ आए ना? तो जहाँ पर रिपीटेशन की बात आएगी वहाँ पर सर क्या हो रहा हम बात करेंगे, यानी कि हार्मोनिक मतलब क्या था? इट्स रिपीट्स। मैंने बोला एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, रफली डाटा मैंने दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। एसएम के बारे में बात करने से पहले हमें दो टर्म की स्टडी करनी है बारीकी से, तभी हमें एसएम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एसएम के दो पार्ट की हम बात कर लेते हैं। पहला है एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, बहुत सारे पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं लोग, ठीक है, पर हम लोग अलग ढंग में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग की थोड़ी सी लापरवाही होती है अलग बात करने की। तो हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन। एक पीरियोडिक मोशन के साथ एक और होता है टर्म, जिसको हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये दो बात को देखते ही हम लोग क्या करेंगे, तीसरी बात को हम खोलेंगे। एसएम का डिफिनीशन तभी हमें समझ में आएगा जब हम इन दोनों पॉइंट को, पीरियोडिक और एक इसी का पार्ट एक और है, पीरियोडिक का एक पार्ट और है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। अब ध्यान सुनिएगा, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पीरियोडिक के बारे में हम बात करेंगे और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑसिलेटरी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के मीनिंग को अगर हम समझ पाते हैं तो हमें यह समझने में हेल्पफुल रहेगा कि एसएम का डिफिनीशन क्या है, ठीक है। एसएम को बारीकी समझने के लिए हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा फंडामेंटली। अच्छा, जैसे मैं समझा रहा हूँ, कुछ हमारे आँख में दिख नहीं रहा है, आँख से नहीं कुछ दिख रहा है, मैं कुछ एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ जो मतलब आपको समझा दूँ, ठीक है। अरे नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ पर रखा था लेकिन सब गधे हैं। चलिए, नहीं मिल रहा है, ध्यान सुन लीजिएगा। पीरियोडिक मोशन का मतलब मैंने ये समझाया कि देखो, रिपीटेटिव मोशन विच रिपीट इट्स पाथ इन फिक्स इंटरवल ऑफ अ टाइम। कहने का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम वो मोशन हमें चाहिए जो क्या करते रहे, रिपीट कर, क्या एक फिक्स इंटरवल में क्या कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर दे। कहने का मतलब जैसे लाइक सपोज दैट हमारे पास देखो घड़ी, देखो मैं वहीं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, घड़ी आ गया। क्या है? वॉच इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, हिंदी में घड़ी बोलते हैं, दोनों समझ लो। अच्छा, ये मान लेते सपोज दैट यहाँ पर मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई हर 60 मिनट के बाद वो क्या करेगी, फिर अपने टाइम पर आ जाएगी जहाँ पर थी, फिर हर एक 60 मिनट के बाद फिर वहीं पर आ जाएगी। क्या कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगी कि नहीं,
तो रेगुलर इंटरवल इट्स अ फिक्स इंटरवल ऑफ पाथ इज नोन एज अ दैट पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आई कि नहीं बात है? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं थोड़ा समझ सकता हूं और अच्छे से, जैसे और मैं कुछ एग्जांपल लूं, जैसे फैन अभी तो रेस्ट में है, राइट ना? अच्छा, उसको आपने स्विच वहाँ से ऑन करा, करने मत चले जाना और वो रोटेशन स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है, कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। क्यों? बिकॉज उसका एक फिक्स इंटरवल अपने एक हर एक अगर मतलब ये वाला अगर उसका डायना अगर यहाँ पर है तो फिर अपने फिक्स इंटरवल के बाद फिर वहीं पर आ जाएगा? नहीं। अच्छा, मतलब मीनिंग समझ में आ गया पीरियोडिक मोशन के। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन समझते हैं क्या था? ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट इज नोन एज टू एंड फ्रा मोशन। कौन सा मोशन? टू एंड फ्रा मोशन। मतलब मैंने ऐसे कहा टू एंड फ्रा मोशन। अच्छा, ये कहना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ये बोलना बहुत अच्छा है, अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट अ मीन पोजीशन। अच्छा, इसका भी डिफिनेशन लिख देता हूं, जब मैंने हाथ लगाई दिया है तो पीरियोडिक मोशन की बात करें तो रिपीटेटिव मोशन, लिख लेना, मैं बोल दूंगा, ठीक है? बार बार लिखना गंदा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं स्पेस है कुछ समझाने के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ इसका डिफिनेशन नहीं दूंगा कि मुझे समझाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको बोल दूंगा, लिख लेना। पहले इसका समझ लो। पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट इज टू एंड फ्रा मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। मैंने क्या बोला? अबाउट अ मीन। कहने का मतलब इसे लाइक सपोज दैट पेंडुलम। क्या? पेंडुलम। अगर पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम ऐसे होता है आपका, शायद सपोज दैट पेंडुलम की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ। ये पेंडुलम आपका हो गया, ठीक है? और पेंडुलम क्या होता है? अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? देखिए ऐसे यूं गया, टू एंड फ्रा मोशन समझते हो ना? यूं गया, यूं आया, यूं, हाँ समझ में आ रहा। झूला, आप एक बार झूला पर बैठे, यूं गया, अब हमको पता आप आओगे नहीं, नहीं, अरे आओगे ना, फिर यूं गया, यूं आते हो ना, तो ऊपर ही रह जाता है टूटने के बाद ऊपर रह जाता है। चलो ठीक है, तो यूं गया, यूं आया, तो यूं गया, यूं आने वाला जो मोशन है वो क्या है सर? अपना ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ में ना? अच्छा, तो ऑसिलेटरी मोशन समझ में आएगा, एग्जांपल समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ हम और बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत तो कि समझ रहे हो ना यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर कुछ मैं और कुछ पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है? अच्छा, ध्यान दो। हाँ, क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँ, अच्छा पहले लिख लो फिर हम बात करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ जाएगी बात है, ठीक है? क्योंकि जैसे को लेकर मिक्स करते हैं, हम लिखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये दोनों बात समझ में है ना? पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? चलो पहले लिखो, पीरियोडिक मोशन के बारे में लिखो। रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन, पीरियोडिक मोशन के बारे में लिखो। रिपीटेटिव मोशन विच रिपीट, रिपीटेटिव मोशन विच रिपीट its path, its path, its path in fixed interval of a time, in fixed interval of a time, in fixed interval of a time. क्या हो गया ना? क्या आपने लिख लिया? कहने का मतलब है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मैं एक छोटा भाषा में लिखता हूँ, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? अपने टाइम में क्या हो, मतलब रेगुलर इंटरवल करना स्टार्ट करें, ठीक है? बस में एक छोटा सा मीनिंग, उसका मीनिंग वही निकल रही है। अब ध्यान समझिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं क्वेश्चन कुछ अराइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि पीरियोडिक मोशन है, तो जो ये वॉच क्या है? वॉच की अगर मैं बात करूँ तो वॉच क्या है? पीरियोडिक मोशन है। यस, बोलो यस। क्या ऑसिलेटरी मोशन है? नो, क्योंकि बिकॉज ऑसिलेटरी होने के लिए टू एंड फ्रो चाहिए, यूं गए यूं, पर इसमें टू एंड फ्रो तो हो नहीं रहा है ना। क्या टू एंड फ्रो तो कंटिन्यू अपने एक फिक्स इंटरवल में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना। इट्स रिपीटेटिव मोशन। तो रिपीटेटिव मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, नॉट ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये रिपीट कर रहा है ना, तो अगर हम कह सकते हैं, अगर ये यस और इसमें मैं अगर ऑसिलेटरी की बात करूं, नो, क्या राइट ना? अच्छा, अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का मैं अगर क्वेश्चन राइज करूं तो क्या ये पीरियोडिक मोशन है? जिसे लाइक सपोज पेंडुलम, पेंडुलम इज ए पीरियोडिक मोशन। यस, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन। ये थोड़ा कहा है कि हमारे अंदर पीरियोडिक नहीं आएगा। अरे इसने तो बोला टू एंड फ्रो ना, क्या अपने मीन पोजीशन क्या एक फिक्स इंटरवल में नहीं रिपीट कर रहा है? बार बार कर रहा है ना। देखिए यहाँ गया, यूं गया, तो एक रिपीटेशन है ना इसमें।
एक रिपीटेटिव मोशन है कि नहीं है, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या है अपना, और पीरियोडिक मोशन है। तो पेंडुलम क्या है, पीरियोडिक मोशन है। मैं बोलूं पीरियोडिक मोशन है, यस यस, क्या ऑसिलेटरी है, यस, दोनों बात समझ में आई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दावे के साथ, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, दावे के साथ कहेंगे तो गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक मोशन होगा, ये जरूरी है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन है तो वो पीरियोडिक मोशन होगा, ये जरूरी है। लेकिन अगर इन डेप्थ फिजिक्स की मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है। दोनों बात नहीं समझ में आई आपको, आ गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कहोगे सर हुआ तो हम तो उसी के लिए आए हैं ना। चलिए, तो ये बात समझ में आई, तो यहाँ पर इस बात को भी समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये बात चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर जनरल फीस की बात करें तो सारी बातें क्या है, गलत है। क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा सर वाह, आपको रीजन चाहिए ना क्यों गलत है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखिए फटाफट। क्या समझ में आ गया ना, अरे ये बात समझ में, और पीरियोडिक मोशन है तो जरूरी नहीं कि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक मोशन, बात सही है ना। हाँ चलिए ठीक है, चलिए तो मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग। एवरी पीरियोडिक मोशन मस्ट बी ऑसिलेटरी। अभी मैंने बोला, आंसर दे दोगे, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा, नो, बोलो तो लिखो आंसर नो, होगी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन, नो, अरे गधा नो लिखो नो, सब कंफ्यूजन में है कि यहाँ से लिखे कि नो लिखे, अरे 100% नो लिखो, गलत है। फिर कपार खजुला रहा है सर, अरे नो ही लिखो, नो ट्रू करने के लिए उसमें एक नोट पॉइंट डाल दो। अब ध्यान सुनो, अब ट्रू कैसे होगा, ट्रू होगा, ध्यान दीजिए, ट्रू, क्योंकि आप देखो मैंने बोला ना, अगर मैंने बोला कि सर ऑसिलेटरी मोशन अगर है तो पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन कब होगा, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी होगा। लेकिन अगर हमने अपनी बात अगर अच्छे से रखे हैं तो ऑसिलेटरी मोशन जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन हो। कहोगे सर बता दीजिए एक बार अच्छे से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं इसका ट्रू करने के लिए कुछ मैं कंडीशन लिख दूंगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। अगर ये हमारा पेंडुलम है, ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम है, सबको समझ आ रहा है। अगर पेंडुलम है तो अगर यहाँ से यहाँ तक स्विम करा तो बॉब यहाँ तक गई, फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर आएगा तो फिर कुछ दूर यहाँ पर गई होगी, तो फिर ये पहला उसका इंटरवल हुआ, पहला रिपीटेशन हुआ, फिर जब सेकेंड टाइम जाएगा तो क्या जितना बार पहले बार में गया था क्या उतना ही दूर गया होगा, कुछ दूरी कम किया होगा, तो इधर कुछ दूरी कम किया होगा, फिर कुछ दूरी कम किया होगा। देखिए तो कहाँ रिपीटेशन हो, रिपीटेशन का मतलब हम एक बार जिस पोजीशन में गए वहीं से रिपीट करना चाहिए ना, क्या पीरियोडिक है, नहीं है ना। इसका मतलब सर पेंडुलम जो है ऑसिलेटरी है क्योंकि टू एंड फ्रो हो रहा है, लेकिन क्या पीरियोडिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्या है सर, गलत नहीं है स्टेटमेंट। तो सर उसने बेवकूफ़ थोड़ा कि उसने क्यों लिखा है, तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ है, नहीं सर बेवकूफ़ नहीं, उसने लिखा है कुछ कंडीशन देकर। हालांकि वो कंडीशन नहीं बोला है उसने, कंडीशन बोला नहीं है, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि उसके बनाए हुए सारे क्वेश्चन एक कंडीशन पर क्या है, आधारित है, फिक्स है। अगर हमने इसमें थोड़ा सा कोई कंडीशन अगर दिया, चैप्टर अपने आप में हार्ड हो जाएगा, और अपने आप में हार्ड है भी, ठीक है। तो इसका मतलब हमने समझ लिया ना बात को कि ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर ट्रू करना है तो लिख लो कंडीशन, बट ट्रू करने के लिए लाइन, अगला लाइन में लिखो, बट इट मे बी ट्रू, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। बात करते हैं, बात समझे ना, लिख लिया तुमने, बट इट मे बी ट्रू, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर ये पेंडुलम यहां पर गया और यहां पर आया, कोई भी, अब क्योंकि अगर एनर्जी को लॉस नहीं करेगी भाई, हर एक बार यहां से यहां तक गया होगा
तो फिर दूसरे टाइमिंग यहाँ पर पहुँचने में कुछ एनर्जी अपनी लॉस की होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक गया होगा ना, तो देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0, तो अगर हमने स्विम करा तो कुछ वेलोसिटी यहाँ पर गई होगी, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी होगी। तो फिर अपनी कुछ वेलोसिटी लेकर के अब यहाँ से नीचे का, तो फिर इसके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी ना, तो बढ़ रही होगी। तो इसके पास जब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर रुकेगा थोड़ा, फिर आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, फिर यहाँ पर जाकर यहाँ पर मैक्सिमम 0 किया होगा, है ना, तो फिर उसके पास एनर्जी फिर नीचे आएगा, तो फिर एनर्जी आएगा। लेकिन धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, बिकॉज क्यों, क्योंकि सर इसमें एयर ड्रैग्स है, मतलब एयर पार्टिकल, एयर के पार्टिकल है ना, तो वो हमेशा इसके मोशन को रेजिस्ट भी कर रहे होंगे ना, तो रेजिस्ट कर रहे होंगे तो इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी जब लॉस हो रही है तो वो अपने पोजीशन को हमेशा उस वहीं पर, अगर एक बार जहाँ पर गया फिर वहीं पर दोबारा थोड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा ये एनर्जी कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो लॉस करेगा तो फिर अपना रिपीटेशन मोशन कहाँ होगा, नहीं ना हुआ, तो रिपीटेशन तो क्या पीरियोडिक मोशन है। तो इसका मतलब अगर ये बात अगर ट्रू कहीं हो जाए कि नहीं सर, अगर इसी पेंडुलम को हम स्विम कराना चाह रहे हैं लेकिन हम किसी वैक्यूम में, तो वैक्यूम में नो एनर्जी ड्रैग्स, तो एक बार हमने अगर स्विम करा दिया तो बार बार इसे करेगा। जैसे अब देखो ना कभी, अब ये पेंडुलम वाली घड़ी देखे हो, उसका रिपीटेशन वाला मोशन होता है ना। तो इसका मतलब जो भी जी मेंस या एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रेम करा हुआ है वो अगर ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन कह रहा है दावे के साथ, तो इसका मतलब बिल्कुल ये बात फिक्स है कि उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। क्या आपने इस बात को मान लिया? क्या एसएम समझ में आ रहा है? डिफिनेशन क्लियर हो रहा है ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ रही बात है ना? चलिए, तो अभी हम लोगों ने उन फंडामेंटल थ्योरी पे काम करा जिसे हमें क्या था, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सर पीरियोडिक क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। क्या इस बात क्लियर हो गया? अच्छा, इस बात को थोड़ा सा हम और समझाते हैं अच्छे से। अगर मैंने इसको ऐसे खोला, खोपड़ी इसकी कैसे खोपड़ी खोला, ऐसे खोपड़ी खोला। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, आप एनसीईआरटी जो लोग पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। यहाँ पर एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट ऐसे क्लाइंब कर रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एग्जांपल आप ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट कर लेता हूँ क्योंकि मैं समझ रहे हो। तो आप ये इंसेक्ट है तो समझ सकते हैं क्या है, देखिए ये रिपीटेशन है ना। अब एक बच्चा एक स्टेप ऐसे चल रहा है तो कौन सा है, ठीक है। एक ऐसे कोई मतलब प्लेनेट है, किसी सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका हर एक फिक्स इंटरवल में रिपीटेशन हो रहा है ना, तो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो ऐसे लाइक सपोज बहुत सारी बातें आप कर सकते हो, राइट ना, कोई इसमें आपत्ति। एनसीईआरटी एग्जांपल कर लोगे ना जाकर। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसे टी से इतना सेकंड में गया तो हर अपने इंटरवल एक फिक्स इंटरवल में रिपीट कर रहा है ना, ऐसे पीरियड बन रहा है ना। ऐसे साइन ग्राफ, साइन ग्राफ क्या है, साइन ग्राफ क्या है, पीरियोडिक है ना, क्योंकि वो अपने हर एक इंटरवल में हर एक 0 से 2 पाई के बाद वो फिक्स रिपीट करता है ना। 0 से 2 पाई के बाद मतलब जो 0 से 2 पाई का इंटरवल है उसके बाद फिर वही चीज़ रिपीट करेगा, सिर्फ फिर बार बार रिपीट करता है ना। तो इस नोन एज अ पीरियोडिक मोशन क्या है, अपना साइन ग्राफ है ना। तो ऐसे बात कर लोगे ना कभी। चलो ठीक है, ये बात समझ में आया। और हमने ट्रिगोमेट्रिक में सर पीरियोडिक चैप्टर डालकर मैंने पढ़ाया भी था, पढ़ाया था ना ट्रिगोमेट्रिक में, पीरियोडिक चैप्टर ही था ट्रिगोमेट्रिक में, जहाँ पर अगर साइन चल रहा है तो कितने पीरियड चल रहा है, 0 से इंटरवल डालकर क्वेश्चन बनाए ना बहुत सारे जेईई मेंस के। हाँ, तो वो चलिए थोड़ा सा हम इस फंडामेंटल थ्योरी को और समझ लेते हैं। लेट सपोज दैट हम ऐसे मानकर चलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग है, एम मास है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने इस स्प्रिंग का ये अपन इसका मीन पोजीशन होगा, राइट ना, यहाँ पर चुपचाप पड़ा है। मैंने इस स्प्रिंग का मैंने कुछ एलोंगेशन करा है, एक्स डिस्टेंस। मैंने क्या करा, एक्स डिस्टेंस इसका एलोंगेशन करा है, और ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक्स डिस्टेंस इसका एलोंगेशन करा है, ठीक है, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, तो इस अगर आपने इसका एलोंगेशन करा रहा है टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। तो अगर मैं इस पर बात करूँ तो इस पर लेकिन स्प्रिंग के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड, सोच के देखो, नहीं समझ में आया? अगर आप इस स्प्रिंग का एलोंगेशन टुवर्ड द पॉजिटिव कर रहे हो, ठीक है, एक्ट ऑन फोर्स बाय द स्प्रिंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड, मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो पॉजिटिव में, तो फोर्स लग रहा है बाय द स्प्रिंग किधर, लेफ्ट साइड, है ना। तो इसका मतलब ये बात चल रही है कि अगर हमने इसको एलोंगेशन यहाँ तक कराया, फिर इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि ये फोर्स क्योंकि हम इसको एलोंगेट कराया कुछ अपना एक्सटर्नल फोर्स देकर, तो बस। लेकिन स्प्रिंग फोर्स, इसको स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही है ना लेफ्ट साइड में, इधर क्यों लगा रही है, क्योंकि इसको अपने पोजीशन पर लाना चाहती है। तो हमने इसको यहाँ तक कराया, जब इसको छोड़ेंगे अपने फोर्स को विड्रॉ करेंगे, जो हमने फोर्स एफ लगाया, अगर इस अपने फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो अपने जब फोर्स को हम विड्रॉ करेंगे तो ये पार्टिकल्स फिर मोशन करेगा और अपने मेन पोजीशन से कुछ दूर यहाँ पर आएगा। तो जब यहाँ पर आएगा तो फिर स्प्रिंग दबेगी, तो फिर स्प्रिंग इसको क्या करेगा, अब स्प्रिंग जब लेफ्ट साइड में चल रही है, मतलब जब मेन पोजीशन से हमारे स्प्रिंग जो एलोंगेशन हो रहा है पार्टिकल का, वो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो फोर्स टुवर्ड द राइट साइड पॉजिटिव में हो रहा है ना। यानी कि फिर
स्प्रिंग उसको धक्का मारेगी, फिर वो आगे जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज एसएचएम। क्या है? लेकिन ये कहना बहुत गलत है। क्या? दिस सिचुएशन इज ऑसिलेटरी मोशन। सॉरी, दिस सिचुएशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रॉम मोशन हो रहा है ना, ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया, ऐसे हो रहा है ना, ऑसिलेटरी मोशन है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां पर हम कुछ मान लेते हैं, ये जो हमारा सिचुएशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? वैक्यूम में हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिया, वैक्यूम में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अब बताओ, टू एंड फ्रा वाला मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि इसमें नो एयर ड्रैग्स, नो फ्रिक्शन। मैंने बोल दिया नो एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी जीरो, नो एनी एयर ड्रैग्स, कोई एयर ड्रैग नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो एक बार हमने एलोंगेशन कराकर छोड़ दिया तो हमेशा क्या करेगा? क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हो रहा है। जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो क्या इट्स पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं? क्या इसे ऑसिलेटरी कह सकते हैं? दोनों है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। लेकिन कभी नहीं रुकेगा। कहाँ रुकेगा? रुकता तब ना जब हम इसमें क्या करते हैं, एयर का ड्रैग्स हो, कुछ में इसमें फ्रिक्शन लग रहा हो, तब नहीं रुकता। बात समझ पा रहे हैं? नहीं, अगर तुम ही कोई मतलब, जैसे मैंने एग्जाम्स होता है तो ये ड्रैग का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पर जितने भी सिचुएशन क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पर सारे सिचुएशन में एक बात फिक्स करी गई हुई, यानी कि जो भी क्वेश्चन बनाया गया वहाँ पर नो एनर्जी लॉस की कहानी करी गई, ठीक है। हम इसको आपको करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी अगर कह रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन अगर पीरियोडिक मोशन है तो इसका मतलब वो बिल्कुल कह रहा है, मतलब क्लियरली समझा दिया कि सर इसका मतलब ये है कि इसमें एलोंगेशन आप करा रहे हो तो नो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत बात करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नोट करने वाली चीज़ है? नहीं ना, नोट करने वाली चीज़ नहीं है तो नोट मत करिए, नहीं तो करने वाली चीज़ नोट करिए। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो। ऑसिलेटरी कर रहा है ना, चलिए इसको मैं फिर समझाता हूँ। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में है। कहाँ पर है? वैक्यूम में है। अच्छा, अगर मैंने कहीं अगर इसको एयर ड्रैग्स में ले लेता, कहाँ किसके प्रेजेंस में ले लेते हैं हम लोग? अगर कहीं एयर ड्रैग के प्रेजेंस में ले लें हम लोग, जहाँ पर एयर्स हैं, क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं, पर नो एनी फ्रिक्शन। क्या है? नो एनी फ्रिक्शन। अच्छा, ये वाला सिचुएशन बोले इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम में है ना। ऐसे हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं ना, सोच के देखिए। नहीं, अरे सर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम में कैसा? यूं गया यूं आया, यूं गया चुपचाप, इक्विलिब्रियम में है ना। अच्छा, अगर मैंने बोला कि नहीं अब मैं एलोंगेशन करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग्स, ध्यान सुनेगा, लेकिन नो एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल बी जीरो है। और यहाँ पे क्या है? कुछ एयर्स ड्रैग्स हैं। क्या है? कुछ एयर ड्रैग्स हैं, ये वैक्यूम में नहीं है। तो अगर हमने इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कराया, ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक आया, बात समझ पा रहे हैं? ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लड़कियों? तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट कराया तो ये यहाँ से यहाँ तक एलोंगेट होकर एयर ड्रैग्स है। तो मैं यहाँ से अगर जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको लेकर आए होंगे, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको लेकर आए होंगे, उस फोर्स को अगर मैंने विड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। जिस फोर्स को अगर हम विड्रॉ करेंगे तो ये फिर, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट बाय द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको फिर क्या करेगा? इधर मिन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा, तो कुछ दूर इधर आएगा। फिर ये अब जब इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स फिर इसको पॉजिटिव में लगाएगा, तो फिर ये आगे बढ़ेगा। अभी सब लिखूंगा सारी बातें, ठीक है। वही रफली हम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किन मुद्दे को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन करेगा, बट हम यहाँ पर एक कहना बहुत गलत है कि पीरियोडिक भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर ड्रैग्स आ गए, इट्स नॉट रिपीटेटिव मोशन, ठीक है। बस समझ पा रहा हूँ, लेकिन ऑसिलेटरी है ना, टू एंड फ्रो तो हो रहा है ना। अच्छा, इसका मतलब ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन होगा, क्या मैंने बोला? जहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन होगा वहीं पर एसएचएम होगा, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन ही इज कॉल्ड द एसएचएम, ठीक है। बात समझ पाया ना? तो यहाँ पर जो क्योंकि ऑसिलेटरी हो रहा है ना, तो ये ऑसिलेटरी हो रहा है, तो क्या है सर अपना इसी ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं? जिन्होंने एसएचएम दूसरे भाषा में। इसका मतलब हम लोगों ने जो बात करी जा रही थी वो ऐसे करी जा रही थी। यहाँ पर अब इसको नोट पर लिखिए और इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। इसका मतलब हमें कह सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो क्या है? एसएचएम है।
वो क्या है, एसएम है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, समझ में आ गया बातें। तो ऑसिलेटरी मोशन ही क्या है, एसएम है। लेकिन अब यहाँ पर मजेदार की बात सुनिएगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है तो कितना है, बात तो करनी पड़ेगी ना। जो ऑसिलेटरी मोशन हो कितना है, तो अगर मैं बात करूँ ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी मोशन कितना आएगा, ध्यान दीजिए। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स अगर इधर हुआ तो इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कुछ कह रहा होगा। अब स्प्रिंग का कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसको फोर्स लगाएगा। तो इसमें जो ऑसिलेटरी मोशन आएगा, अगर उसका मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, भाई कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो उसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखेंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं इस ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन लिखूँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन का अगर इक्वेशन लिखूँ, तो ऑसिलेटरी मोशन का अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, ऑसिलेटरी मोशन अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, क्या लिखूँ, इक्वेशन लिखूँ, तो कैसे लिखूँगा। तो हमको सर ये पता है कि हम इस पार्टिकल का जितना एलोंगेशन करा रहे हैं, अब ध्यान सुनिएगा, एक ऑब्जर्व करिए, फील करिए। आप एक स्प्रिंग ले लीजिए और एक स्प्रिंग के एक सिरे को आप कहीं हिंज कर दीजिए, कहीं बांध दीजिए, दूसरे को खींचिए। अब धीरे धीरे पहले खींचेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा फोर्स है, लेकिन अब अगर धीरे धीरे और स्प्रिंग खींचना स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंग भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, स्प्रिंग भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन आप खींचते जाओगे तो स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप जितना बढ़ाओगे स्प्रिंग फोर्स उतना ज़्यादा और बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और करोगे तो स्प्रिंग और अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जितना आप मैक्सिमम फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट कर रहे होगे, और जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जितना आप मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होगे, स्प्रिंग भी अगर मैक्सिमम उतना ही अपना मैक्सिमम फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पर जहाँ पर पार्टिकल पहुँचेगा उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे हैं, मतलब ये फील करते हो ना आप लोग, ऐसे स्प्रिंग खींच रहे हो, तो आप स्प्रिंग को जितना तनाव करो खींचोगे, उतना ही अब धीरे धीरे स्प्रिंग भी अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जो स्प्रिंग आपके फोर्स को क्या करेगी, रोक देगी। क्या करेगी, रोक देगी। और जहाँ पर वो स्प्रिंग आपके फोर्स को रोक देगी, वहाँ पर उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं ना कि जितना हम डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उसके स्प्रिंग का फोर्स डायरेक्टली हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना। एक से पावर एन लिखना मतलब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कुछ करा सकते हैं ऑड इवन में, ठीक है। तो हम बात अभी करेंगे, समझेंगे, ठीक है। हाँ, हम ऑड इवन क्यों रखे अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एन की क्यों, एन इज क्या है, इंटीजर, एन इज क्या है, इंटीजर की हम बात करेंगे, सॉरी इंटीजर कर रहा हूँ। हम यहाँ पर बात करेंगे ऑड नंबर है, एन यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है। क्यों है, इवन नंबर नहीं, क्यों और इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर क्यों, मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, आप जब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो आप पे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट लग रहा है कि आप अपोजिट लग रहा है ना, आपके अपोजिट लग रहा है, हमेशा अपोजिट लग रहा है। तो इसका मतलब हम इसकी बात करेंगे, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा की, और के कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर इस आपका जो एलोंगेशन हो रहा है और स्प्रिंग जो आपके ऊपर फोर्स लगा रही है वो आपके अपोजिट लगा रही है, तो ये फोर्स हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में आता है। कैसा आता है, तो हम इक्वेशन अगर लिखें तो फोर्स होता है, अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जो इसका नाम के है, वो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x से पावर n है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमको पता है कि हमने अगर स्प्रिंग के अपोजिट फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग हमारे अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो आने वाला फोर्स अगर नेगेटिव में होगा, क्या आने वाला फोर्स अगर नेगेटिव में होगा तो उसको हमेशा नेगेटिव बनाए रखना पड़ेगा। तो नेगेटिव कब हमेशा बनेगा, जब x हमेशा पॉजिटिव बनेगा। सॉरी मतलब हाँ, अरे x हमेशा नेगेटिव रहेगा तभी ना, हाँ, अरे x हमेशा नेगेटिव रहेगा तभी नहीं बनेगा। तो कब होगा, तो जब हम n की वैल्यू ऑड लेकर चलेंगे तभी ना। तो n की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, ऑड लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 5, मतलब ऑड नंबर लेकर चले थे। n की वैल्यू क्या रहेगी, ऑड लेकर चले। दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या है अपना, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या बात समझ में आए। अब ध्यान सुनिएगा, अब मैंने अभी भी यहाँ पर डिफिनेशन में बोला कि जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन करेगा इज नोन एज एसएचएम। मतलब अगर मैं एसएम का डिफिनेशन दूँ तो एसएम इज नथिंग बट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। पर सभी ऑसिलेटरी मोशन, ध्यान सुनेगा, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएम नहीं हो सकते। बात समझा। फिर कहोगे सर कंफ्यूजन, फिर हो गया, कंफ्यूजन नहीं, ध्यान सुनेगा।
ये एसएचएम हो रहा है, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तो मैंने बोला ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम, मैंने बोल दिया। लेकिन ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, जितना ये बात ट्रू है कि सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं हो सकते, क्योंकि सर चैप्टर में ही लिखा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो ऑसिलेटरी मोशन जो बिल्कुल सिंपलेस्ट हो, वो ऑसिलेटरी मोशन बिल्कुल क्या हो, एकदम सिंपलेस्ट हो, जो ऑसिलेटरी मोशन, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा और उसका जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होगी, वो सिंपलेस्ट वैल्यू इज नोन एज एसएचएम कहलाएगा। तो आप बताइए ये सिंपलेस्ट कब होगा, जब हमारी n की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी, यानी कि f इज इक्वल टू माइनस में kx, दिस इज नोन एज एसएचएम। ये हो गया प्योर हमारा एसएचएम, बात समझ आई ना। ये हमारा क्या है, एसएचएम का प्योर डिफिनेशन है, प्योर डिफिनेशन है ना। इसका मतलब सभी ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम। एक क्वेश्चन और बन गया, इसका मतलब मैं ऐसे उल्टा भी पूछ सकता हूं ना, क्या मैंने बोला कि सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या एसएचएम हो सकते हैं, नो बोलो अच्छा, क्या सभी एसएचएम ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं, यस बात समझ आई ना। क्या ये दोनों क्वेश्चन अपने भेजे में सेट कर लोगे, अच्छे से सेट कर लोगे ना। अरे किसी को टफ नहीं लग रहा है ना, समझ में आ रहा है सारी बातें, समझते चलना इस बात को, ठीक है। बड़ी ताकत लगती है सर समझाने में। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। एक बात आप ऑब्जर्व करो ना, इसको बहुत सारे टीचर तो बोलते हैं क्या एसएचएम, लेकिन हम देखो इसे बोल सकते हैं, इसमें जो फंक्शन जो इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन में देखो कौन सा, देखो इस इक्वेशन में सर एक लीनियर इक्वेशन वेरिएबल है, देखो वेरिएबल टर्म है, और क्या है लीनियर वेरिएबल, क्या है वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन है ना। अब वन वेरिएबल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसका, तो हम इसको ऐसे भी करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कौन सा मोशन, एसएम इज नथिंग बट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला मोशन इज नोन एज एसएचएम। तो आप बताइए क्या पेंडुलम एसएचएम है, नो सर, बिकॉज वो सर स्ट्रेट मोशन नहीं है ना। अब मजा आए ना बातें, अब खुली ना दिमाग आपके भेज में। इसका मतलब क्या पेंडुलम एसएचएम है, नो, क्यों, बिकॉज लीनियर मोशन, सीधा वाला स्ट्रेट वाला, तो पेंडुलम तो ऐसे ही स्विम करता है ना। अभी मैं बना रहा हूँ, तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। अभी इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं, इसका मतलब मैं एसएम का दूसरा भाषा लिख सकता हूँ, लीनियर मोशन, क्या मैंने बोला, मैं भूल गया, अरे ये गधा, लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये लीनियर मोशन ऑफ सिस्टम, कोई गलत तो नहीं है ना, एसएम, अरे वही ना हो गया, बोलो लीनियर मोशन ऑफ द एसएम, यानी कि एसएम वो होगा जो क्या है सर, लेसन हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं। इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चलोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं मिटा दूं इसको, इसको पहले छाप लीजिए, इसको पहले छाप लीजिए, आप लोग छाप लिए, आप लोग छाप लिए ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गई, मैं छाप देता हूं, मैं बताता हूं। अगर मैं दुनिया वालों अगर आपसे पूछूं क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन एसएम होंगे, नो, ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज एसएम। मैं क्वेश्चन पहला बना रहा हूं, एवरी ऑसिलेटरी मोशन, अच्छा नहीं दिख रहा आप लोगों को, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ एसएचएम, नो, आंसर क्या लोगे, नो। दूसरा पॉइंट, एवरी एसएचएम इज ऑसिलेटरी मोशन एस, ऐसे लिखते हैं ना, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पेंडुलम इज एसएचएम बिकॉज नॉट, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, ये पेंडुलम ऐसे स्विम करता है ना, यूं गया यूं आया, जुम्बा जुम्बा ऐसे करता है, जुम्बा जुम्बा ऐसे करता है ना। तो अब यहां से गया यहां तक गया, तो भाई कहाँ है, स्ट्रेट लाइन मोशन का है। देखो अगर पेंडुलम मोशन एसएम कब होगा, जब ये मोशन ऐसे करने लगे, देखो ऐसे करेगा, यूं गया यूं आया, यूं गया, मतलब जस्ट एकदम पॉइंट वाला ऐसे मोशन, ठीक है, बस समझ रहे, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्लियर हो गया डिफिनेशन? क्या एसएम का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा? डिफिनेशन क्लियर हो गया ना?
अगर मैं और सारी बात करूं तो हालांकि रिसर्च का फील्ड नहीं है, तो आपको मैं डिप्थ में और अगर ले आता तो और मज़ेदार बात निकलती, पर जितना काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आप जेई वाले हो। ठीक है, पीएचडी दोनों में कराना है ना। अच्छा गधा नहीं, आप देखो, आप फाउंडेशन वाले हो तो मैं इतना डिटेल में बात कर लेता हूँ। अगर कहीं मैं टारगेटर वाले बैच में रिकॉर्डिंग चल रहा था तो वो बोले एसएम का आधा पार्ट खत्म कर चुके होते। एसएम का नहीं तो पूछो टारगेटर वाले भी कुछ इसमें बैठे हैं ना, पूछो टारगेटरों से क्या कैसे चलता है तुम लोगों में। इतने बता बस सीधे एसएम। हाँ देखो एसएम का इक्वेशन मैंने लिखा। चलिए ठीक है। हाँ समझ में आएगी नहीं बातें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने समझाने का बहुत कोशिश करा और मेरा हालत ख़राब हो गया। थैंक यू। ठीक है, हाँ अब तो इंट्रोडक्शन हो गया ना। अब इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए जान लोगे इसका सब। अब कल से अब कंटेंट स्टार्ट होगा अपना। कल से अब इस इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग, इसके बाद को लिखेंगे और अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बंद कर दो।